तो आज हम लोग यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस के ऐसे सम करने वाले हैं जो अपने टेक्स्ट बुक में भी नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम सेट में और एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम में कुछ ऐसे सम्स हैं जो 3 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स के लिए हमको पूछ सकते हैं, लेकिन ये उन्हीं से रिलेटेड है। और जैसे स्पीड वाले सम्स होते हैं हमारे और एज वाले सम होते हैं, ये सारे सम्स ही है लेकिन थोड़े से अलग है। ठीक है, जिसमें हो सकता है कि आप क्वेश्चन पढ़ो तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्वाड्रेटिक का सम है या लीनियर का सम है। ठीक है, तो ऐसे सम्स हम लोग करेंगे और कैसे समझना है कि ये क्वाड्रेटिक का सम है या लीनियर का सम है, हम लोग उसका रिलेशन भी आज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं रीड करूँगा स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे, या तो फिर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में PDF भी डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी पूरे क्वेश्चंस एक साथ डाल दूंगा नंबर वाइज के कौन सा क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किया, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो कि अगर आपको सेकंड क्वेश्चन देखना है तो आप डायरेक्टली वीडियो स्किप करके आगे चले जाओ। मैं बोलूँगा कि आप पूरा वीडियो देखो एक बार, क्योंकि ये सम्स जो हैं वो यहाँ वहाँ से जमा करके मैंने निकाला हूँ क्वेश्चंस, और बहुत सारी बुक्स से जो अलग अलग बुक्स आई हुई थी सारी बुक्स से एक एक दो क्वेश्चंस मैंने निकाला हूँ ऐसे जो आप सॉल्व नहीं कर पाते। जो टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। द मंथली इनकम ऑफ अमित एंड अतुल आर इन द रेशियो 6:5। ठीक है, अब यहाँ पे आप पहले ही पढ़ोगे कि उनकी इनकम है, उनका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, उनका सेविंग्स दिया हुआ है, तो आपको लगेगा कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग का सम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब तक हमको उसी में आ रही थी और कोई भी चैप्टर में हमको अब तक ये नहीं आया कि इसका इनकम इतना है, इसका सेविंग्स इतना है, इसका एक्सपेंडिचर इतना है। ठीक है, बट पूरा क्वेश्चन आप 3 से 4 बार जब तक नहीं पढ़ोगे, आपको क्वेश्चन का मतलब नहीं समझेगा, तब तक आप जज मत करो कि कौन से चैप्टर का सम है। ठीक है, तो वापस से एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। द मंथली इनकम ऑफ अमित एंड अतुल आर इन रेशियो 6:5। द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। ठीक है, एक्सपेंडिचर इज 5:4। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 2500 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो हमको फाइंड करना होता है हम उसको क्या ले लेते हैं, x और y ले लेते हैं। अब x और y क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे 2 जन हैं। ठीक है, 2 जन है अमित और अतुल। हमको ये नहीं बोला गया कि इनका जो इनकम है वो सेम है, नहीं बोला गया। ठीक है, नहीं बोला गया तो हम क्या लेंगे, अमित के इनकम को x ले लेंगे और अतुल के इनकम को क्या ले लेंगे, y। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट अमित इनकम बी x एंड लेट अतुल्स इनकम बी y। ठीक है, उसके आगे क्या बोला था, इनका जो इनकम है ना उसका रेशियो है 6:5। तो क्या लिखेंगे हम लोग, रेशियो ऑफ देयर इनकम हमको कितना दिया है, 6:5। ये हमारा रेशियो है 6:5, हमारा क्या है, इनकम का रेशियो है। अब अतुल का इनकम क्या है, x, और सॉरी अमित का इनकम है x और अतुल का इनकम है y। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x/y इज इक्वल टू 6/5, है ना। इनके इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा, 6/5। ठीक है, ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 5x, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 6y। ठीक है, अब इसे मैं क्या करूँगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगा, ax + by इज इक्वल टू c के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, 5x - 6y इज इक्वल टू 0। दिस इज़ नथिंग बट योर इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया। ठीक है, ये हमारा किससे हुआ, ये हमारा इनकम के रेशियो से हुआ। अब समझने वाली बात जो है ना वो आगे है, क्या है देखो, आगे बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे सबसे पहले ना हमको चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक्सपेंडिचर होता क्या है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कोई आदमी जितना पैसा कमा रहा है उसी में से खर्चा करता है ना, क्योंकि आपके पास कुछ पैसा नहीं है, आपकी सैलरी आई 10,000 रुपया, तो आपके पास अब कितना पैसा है, 10,000 रुपया। अब आप जो भी खर्चा करोगे उसी में से करोगे, है ना, और जितना भी खर्चा करोगे वो उतना क्या होता रहेगा, कम। जैसे 10,000 रुपया आया, आपने 7,500 रुपये खर्चा कर दिया। ठीक है, तो ये 10,000 में से 7,500 रुपये खर्च हो गए, तो बचा आपके पास 2,500 रुपीज़, है ना। तो ये जो 2,500 रुपीज़ है जो आपके खर्च हुए ही नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं सेविंग्स। क्या बोलते हैं, सेविंग्स, क्योंकि ये बच गए ना, जो बचा हुआ पैसा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेविंग्स बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, द रेशियो ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर इज 5:4।
लेकिन हमको अब तक इनका एक्सपेंडिचर पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के एंड में वो एक छोटी सी बात और बोल रहा है कि दोनों जन का जितना भी सैलरी हो और जितना भी खर्चा हो, दोनों बचा रहे कितना रुपीज़ है, 2500 रुपीज़ क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेविंग्स ऑफ अमित इज़ कितना 2500 और सेविंग्स ऑफ अतुल भी कितना है 2500 है, ठीक है। दोनों की सेविंग्स क्या है, सेम है। अब हमने एक फॉर्मूला रिलेट किए कि जितना हम कमा रहे हैं यानी इनकम, उसमें से हम क्या करेंगे माइनस एक्सपेंडिचर, यानी हमने जितना कमाया उसमें से जितना उड़ाया, तो जितना पैसा बचा उसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसके सेविंग्स की बात करूँ अमित के, तो अमित का खर्चा अमित का इनकम कितना है, x है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ फॉर अमित इनकम क्या होगा, x माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ अमित इज इक्वल टू सेविंग्स। सेविंग्स कितनी कर रहा है वो 2500, ठीक है। अब मैं लिखूंगा फॉर अतुल, ठीक है। अतुल के लिए उसका इनकम कितना है y माइनस उसका एक्सपेंडिचर ऑफ अतुल इज इक्वल टू 2500, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, दोनों का सेविंग्स क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे x और y कुछ वेरिएबल है, लेकिन एक्सपेंडिचर कितना है दोनों का हमको पता है क्या, नहीं पता है। तो कुछ भी नहीं डाल सकते हम लोग, ठीक है। एक और दो वेरिएबल और डाल दो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको वहाँ ले लूँ, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो एक्सपेंडिचर ऑफ अमित उस तरफ चला गया, या फिर इसको मैं यहाँ पे ही छोड़ूँ, x को वहाँ ले लूँ, तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ अमित इज इक्वल टू 2500 माइनस एक्स। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी बचा हुआ है तो वो मैं ऑलरेडी लिखूँगा, ये माइनस को भूलना मत, ये माइनस है और ये 2500 माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2500 माइनस एक्स। अब ये माइनस की साइन में क्या करूँगा, यहाँ से हटाऊँगा, तो क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। तो ये क्या है मेरा एक्सपेंडिचर ऑफ अमित है। सेम क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ अतुल होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ अतुल क्या होगा माइनस 2500 प्लस y, ठीक है। अब मैं करने क्या वाला हूँ इन दोनों का, हमको है ना एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या बोला हुआ है, देखो द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 5:4, यानी अमित का एक्सपेंडिचर अपॉन अतुल का एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 5/4 दिया हुआ है हमको। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 2500 प्लस एक्स अपॉन माइनस 2500 प्लस वाई इज इक्वल टू 5:4। ये हमको क्या दिया हुआ है, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया, दोनों का एक्सपेंडिचर फाइंड किया, उनको डिवाइड किया और उसका रेशियो लिख दिया। अब ये 4 क्या होगा, इधर जा कर के मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू माइनस 2500 एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 2500 प्लस वाई, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 10,000 प्लस 4x, ये भी हो जाएगा 12500 प्लस 5y, ठीक है। ये 5y को मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 4x माइनस 5y माइनस 12,500 वहीं पर है, ये 10,000 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 4x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 2500। ये हमारा क्या होगा, दूसरा इक्वेशन। समझ में आया कैसे इक्वेशन बन रहा है। तो ये इस तरीके के सम है जो हमको देखने से तो लग रहे थे कि फाइनेंशियल प्लानिंग के,
लेकिन लीनियर इक्वेशन बन रहा था। तो क्वेश्चन को कभी भी 3 से 4 बार पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा कि ये कौन से चैप्टर का है और इसमें यूज़ क्या करना है। और ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा नॉलेज जो होती है वो तुमको आनी चाहिए, तभी ये सम्स को हॉट्स बोलते हैं, ठीक है। हायर ऑर्डर थिंकिंग सम, यानी तुम्हारा जो थिंकिंग है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्टिक टू टेक्स्ट बुक हो, टेक्स्ट बुक में ऐसे टाइप का सम था तो हमने ये सम कर लिया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें तो एक्स्ट्रा है, ये सारी चीज़ें बेसिक है जो हमने बचपन से पढ़ी थी वही यूज़ हो रहा है। कुछ भी न्यू नहीं है कि ऐसा सर फाइनेंशियल प्लानिंग कैंसिल था तो ये कैसे आ गया, नहीं, ये हमारे पहले से जो हम पढ़ रहे हैं, बचपन से जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉफिट लॉस में ये सारी चीज़ें आती थी, तो ये वही सब है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 2 इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1 यहाँ पर है, इक्वेशन 2 यहाँ पर है, ठीक है। अब हम इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्रेमर से कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो है ना क्रेमर से करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, क्रेमर्स आप कब यूज़ नहीं कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। यूज़ कर सकते हो लेकिन आपको भारी कब पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है 2500, ठीक है। अब जब ये C1 या C2 का जो भी है C का वैल्यू है, ये जब आप क्रेमर्स में पुट करोगे ना तो आपको आंसर बहुत बड़ा बड़ा आएगा, जिसको आपको हो सकता है सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या एडिशन करने में तकलीफ हो, ठीक है। तो इसको जो है ना आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 5x - 6y = 0, 4x - 5y = 0, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर चाहूँ कि x को एलिमिनेट करना है मुझे, तो मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा। तो क्या लिखूँगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से, ताकि ये क्या हो जाए, 20 हो जाए। तो इक्वेशन एंड इक्वेशन 2 बाय 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20x माइनस 24y = 0, ये इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। फिर ये क्या होगा, ये हमारा होगा 20x माइनस 25y = ये कितना हो जाएगा, -212500, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे जगह नहीं है, इसके लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, तुम लोग को अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन दोनों का साइन सेम है, साइन सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस चीज़ को याद रख लो, अगर हमारा साइन सेम है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, और अगर साइन अलग है तो हम क्या करते हैं, ऐड। तो यहाँ पर देखो, जिस चीज़ को हमको एलिमिनेट करना है उसका साइन क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे तुमको लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 और 4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 और 4। तो यहाँ पे 3 और 4 को लिखता हूँ मैं, 20x माइनस 24y = 0, और ये होगा 20x माइनस 25y = -12500। माइनस साइन पे ध्यान देना। अब यहाँ पे इसकी साइन चेंज होके माइनस, इसकी साइन चेंज होके प्लस, इसकी साइन चेंज होके प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस विल बी माइनस, 25 - 4 विल बी y, और इसकी साइन क्या हो गई है, प्लस। यानी y की वैल्यू हमको कितनी आई है, 12,500 रुपीज़। जो 12,500 रुपीज़ जो है वो किसका इनकम है, अतुल का। तो अतुल का इनकम तो आ गया। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, आपकी मर्जी, किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करो, आपको क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, पुटिंग लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग लिखो, कोई बात नहीं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा, 5x माइनस 6y = 0, ये हमारा इक्वेशन था। तो 5x माइनस 6 × 12500 = 0। तो क्या होगा ये, 5x, 6 0 0, 6 0 0, 6 5 30, 0 3 कैरी, 6 2 12, 5 1 कैरी, 6 1 6 7, माइनस 75,000 = 0। ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x = 75,000/5। तो क्या होगा ये, 5 1 5, ठीक है। तो इसकी सैलरी कितनी आ रही है हमको, 12,000 रुपीज़। तो एंड में, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो हम लोग इसको एंड कैसे करेंगे, दैट अमित्स इनकम इज़ 12,000 रुपीज़ एंड अतुल्स इनकम इज़ 12,500
रुपीज़। ये हमको फाइंड करने बोला हुआ था, जो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो अभी ये जो फर्स्ट सम हम लोग ने किए, ये देख रहे थे हम लोग को, हमको पता चल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग का सम है। ठीक है, लेकिन था नहीं, लीनियर का ही सम था। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हम लोग दूसरा सम करने वाले हैं ना, वो भी कुछ ऐसे ही है। आपको लगेगा कि कोई और चैप्टर का है, लेकिन वो है लीनियर इक्वेशन का। सम क्या है देखो, इफ़ द स्पीड ऑफ द कार इज़ डिक्रीज्ड बाय 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो इसी से स्टार्ट हो रहा है कि एक गाड़ी थी जिसकी स्पीड हमने क्या कर दी है, कम कर दी है। अब जाहिर सी बात है, कम कर दिया मतलब ये इसकी ओरिजिनल स्पीड तो थी नहीं, ओरिजिनल स्पीड कुछ तो होगी जिसमें से हम लोग ने कम की है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ द कार इज़ डिक्रीज बाय 12 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 1 आवर मोर टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर्स। यानी एक कार है जो 240 किलोमीटर क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। ठीक है, उसने पहले भी 240 किलोमीटर पहले ट्रैवल किया है और वो आज भी कर रही है। लेकिन पहले करने में और आज करने में फ़र्क ये है कि पहले उसकी जो भी स्पीड थी, आज उससे 12 किलोमीटर पर आवर क्या है, कम है। अब जाहिर सी बात है, आप कहीं पे चल के जाओ और अपनी नॉर्मल स्पीड से स्लो चलो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे कार को भी 1 घंटा क्या लगा है, ज़्यादा लगा है। पहले वो समझो हम लोग लिखेंगे कि हमारी जो स्पीड थी कार की वो x थी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार बी x। ठीक है, तो पहले जो स्पीड से ट्रैवल कर रही थी वो थी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब पहले जो स्पीड से ट्रैवल कर रही थी उसके लिए उसको भी एक स्पेसिफिक टाइम लग रहा था। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लेट द ओरिजिनल टाइम बी वाई आर। ठीक है, तो पहले वो जितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही थी वो x किलोमीटर पर आवर था, और पहले जितना उसको टाइम लग रहा था वो कितना था, y। अब यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है ना, वो क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस हमारा क्या है, 240 किलोमीटर। ये चीज़ दोनों ही केस में क्या है, फिक्स है। ये चीज़ को याद रखने का, बच्चे इस चीज़ को क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ये चीज़ याद रखने का कि हमको सिर्फ स्पीड और टाइम चेंज किया गया है, डिस्टेंस हमारा क्या है, उतना ही है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहा है, इफ़ द स्पीड ऑफ द कार इज़ डिक्रीज बाय 12 किलोमीटर। यानी अगर स्पीड ऑफ कार कितना था, x, तो अब मैं उसको 12 किलोमीटर और क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, x - 12 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट न्यू स्पीड बी x - 12 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने 12 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड क्या कर दी है, कम कर दी है। अब ये क्या बोल रहा है, जब 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम की है, इट टेक्स 1 आवर मोर टू कवर द डिस्टेंस। यानी कितना टाइम लग रहा है उसको, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो पहले कितना लग रहा था, y, अब क्या लग रहा है, y+1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, न्यू टाइम। न्यू टाइम हमारा क्या होगा, y+1 आवर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला तो एक ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर हमको स्पीड पता है, x है, टाइम पता है, y है। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ x इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 240 अपॉन y टाइम। अब ये x में जाकर के इससे मल्टीप्लाई अगर कर दूँ तो ये मुझे क्या इक्वेशन देगा, x × y इज इक्वल टू 240। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन बना है ना, वो x + y या x - y नहीं बना है, ये बना है x × y। ठीक है, अब x × y इज इक्वल टू कितना है, 240 है। तो इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे, ये ऐसे ही रहने दो। अब आगे भी जो सेम केस बन रहा है वो भी यही होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर स्पीड क्या है, x - 12, यहाँ पे डिस्टेंस याद रखिए सेम है 240 ही, और टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो गया है y+1। अब जैसा इसको हम लोग ने x × y यहाँ जा करके मल्टीप्लाई किया था, इसको हम लोग यहाँ पर जा करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x - 12 × y+1
इज इक्वल टू 240। बस ये इधर जा कर के क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 1 x, ये होगा -12y और ये होगा -12 इज इक्वल टू 240। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन में क्या करना है, देखो यहाँ पर एक्स वाई प्लस एक्स -12y, ये -12 को हम वहाँ ले लेंगे, बाकी सबको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो सब तो एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो जाएगा 240 प्लस 12, तो एक्स वाई प्लस एक्स -12y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 252। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर x आ रहा है, y आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई भी आ रहा है, यानी ये वाला जो हमारा टर्म है इसका इंडेक्स क्या होगा 2, जो कि लीनियर इक्वेशन नहीं बना रहे है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन का सम अब तक हमको लग रहा था, लेकिन अब देखने से लग रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन का सम नहीं है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास x इंटू वाई का वैल्यू है 240, तो मैं यहाँ पे 240 पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं समझो यहाँ पे 240 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इन इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 2 है सपोज। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 240, तो 240 प्लस एक्स -12y इज इक्वल टू 252। ये 242 वहाँ जा कर के क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा 252 माइनस 240, तो कितना होगा, यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ मैं, x -12y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 252 माइनस 40 इज 12। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन रहा है, लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इसके अलावा हमको और कोई कंडीशन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, मतलब एक इक्वेशन से ज़्यादा इक्वेशन बनेगा ही नहीं, है ना। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन बनने का कोई भी कंडीशन ही नहीं दिया हुआ है, तो हम कहाँ से बनाएंगे दूसरा इक्वेशन, तो दूसरा इक्वेशन तो नहीं बन रहा है, इतना हमारे पास कंफर्म है। अब क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू तो लाना है, तो करेंगे क्या। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पे x का वैल्यू क्या लिखा हुआ है 240/y। अगर मैं चाहूँ तो ये x की जगह पे 240/y लिख सकता हूँ, लिख दो। क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 240/y इन इक्वेशन 3, तो ये क्या हो जाएगा 240/y, x की जगह पे 240/y -12y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये पूरे इक्वेशन को मैं y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि डिनोमिनेटर से y क्या हो जाए, हट जाए। तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा मल्टीप्लाइंग, इसको इक्वेशन 4 दे दो, इक्वेशन 4/y, तो क्या हो जाएगा ये 240 माइनस 12y² 12y। ठीक है, अब क्या करूँगा, इसको क्वाड्रेटिक बन गया, ये क्वाड्रेटिक को मैं क्या करूँगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये -12y प्लस 240 इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये क्या बना, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी, जो मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँगा तो मुझे किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोलेगा कि ये लीनियर इक्वेशन का ही सम है, बट ये 4 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए तो नहीं, 4 मार्क के लिए तो कंफर्म अगर ये आएगा तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओगे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आपके अलग अलग मेथड है, देख सकते हैं हम लोग, ये पूरे इक्वेशन को हम लोग 12 से डिवाइड कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 12, तो क्या होगा y² प्लस y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, है ना, यही बनेगा हमारा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, 20 को स्प्लिट करेंगे, तो 5 4 ज़ा 20 होगा, है ना। यहाँ पे -20 को मैं स्प्लिट करूँगा तो 5 और 4। अब यहाँ पे जो बड़ा y है इसका साइन क्या है, प्लस, तो मुझे बड़ा नंबर क्या लेना पड़ेगा, प्लस, और छोटा नंबर y, ताकि मैं 5 4 को मल्टीप्लाई करूँ तो -20 आए और 5 - 4 करूँ तो +1 आए। तो यहाँ पे +1 है तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, y की जगह पे 5y - 4y लिखूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, y² प्लस
5y माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा y प्लस 5। ठीक है, और इसमें से कॉमन निकलेगा -4 कॉमन, तो अंदर बचेगा y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों को एक बार y माइनस 4 और इसको एक बार y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। या तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा या तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये वहाँ पर जा कर के क्या हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा -5। अब हमको y की दो वैल्यू तो आ गई, लेकिन हम ये नहीं ले सकते क्योंकि y हमारा क्या है, टाइम है, और टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो हम क्या लेंगे, y इज इक्वल टू +4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू -5 इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज टाइम इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर फॉर y है। अब ये y को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3। तो क्या आएगा, x माइनस 12y इज इक्वल टू 12 है, तो x माइनस 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, x माइनस 48 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 48 12 प्लस 48, x इज इक्वल टू 60। यानी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमको फाइंड करने बोला हुआ था। ठीक है, या तो इसको नोट डाउन कर लो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड सम हम लोग का क्या है, थर्ड सम हम लोग का ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का ही सम है, हमको x और y का वैल्यू फाइंड करने का है। ठीक है, सम देखो क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन दिया हुआ है हमको, वो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हम लोग का इक्वेशन है, इसका हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, क्या बोला हुआ है, which intersects the x axis and y axis at a and b respectively। ठीक है, अब सपोज ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, ये इक्वेशन का हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया समझो। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा ड्रॉ हुआ। ठीक है, अब जब ये ऐसा ड्रॉ हुआ तो ये x एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है और y एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वही हमको बोला हुआ है कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस को a पर और y एक्सिस को b पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारा लाइन का इक्वेशन है जो x एक्सिस को a पे इंटरसेक्ट कर रही है और y एक्सिस को b पे इंटरसेक्ट कर रही है। आगे क्या बोला हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमको क्या फाइंड करने का है, लेंथ फाइंड करने का है। दूसरी चीज़ और क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB वेर O इज़ द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन हमारा क्या है, O है, तो हमको यहाँ पे क्या बोला है, लेंथ ऑफ AB फाइंड करो और एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB फाइंड करो। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमें ऐसा दिया हुआ है, ये सम टोटली हमको दिख रहा है कि ज्योमेट्री का सम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में सम आया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या बोला हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। और अगर कोई ऐसा पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद करो 9th स्टैंडर्ड का, अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होएगा, 0 होगा, ये हमको पता है। ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कुछ तो है लेकिन y कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली 0 होगा। x कोऑर्डिनेट का कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकता है लेकिन y कोऑर्डिनेट हमारा डेफिनेटली क्या होगा, 0 होगा। और इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर पॉइंट इंटरसेक्टिंग x एक्सिस, जो पॉइंट x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसके लिए हमारा y इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0। तो जब हमारा y 0 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के इक्वेशन में y अगर वैल्यू में 0 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा x इज इक्वल टू 6। यानी हमारा ये जो कोऑर्डिनेट है ये है 6,
0। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यही सेम लाइन y एक्सिस पे भी इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट B। तो यहाँ पर देखो, जब ये y x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही थी तो y कोऑर्डिनेट 0 था। अब ये y कोऑर्डिनेट पे इंटरसेक्ट कर रही है, y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली 0 है, y कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो सेम चीज़ x प्लस वाई में हम क्या पुट करेंगे? x इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू 6 आएगा। यानी यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है? 0,6। तो अब देखो, हमको a और b कोऑर्डिनेट आ गया है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। उससे मुझे क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ए बी आ जाएगा। तो मैं क्या क्या लिखूँगा? डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, जिसके अंदर मैं इसको x1 y1 ले लेता हूँ और इसको x2 y2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा? y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा 6 द होल स्क्वायर प्लस 6 द होल स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 36 नथिंग बट 72। ठीक है, अब 72 का हम लोग क्या फाइंड करेंगे? रूट फाइंड करेंगे। तो कर लो, यहाँ पर 2 से करेंगे तो सीधा सीधा 6 लिख लो। तो क्या आएगा यहाँ पर? हमको 6√2 आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ए बी कितना हो गया हमारा? 6√2, जो कि हमको पूछा हुआ था। उसके आगे क्या पूछा है हमको? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB पूछा है, जिसके अंदर हमको ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट भी पता है। ये क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन हमेशा हमारा क्या होता है? 0,0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें करना क्या है? यहाँ पे हमें एक चीज़ करना है कि हमें फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का, जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, ये हमको पता है। ठीक है, अब मैं ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ? एक और फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हमको क्या दिया होता है? तीनों साइड्स दिए हुए होते हैं, जिसको हम ए बी कंसीडर करते हैं, है ना। s इंटू उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, सबसे पहले s का फॉर्मूला लगता है, s इज़ योर सेमी पेरीमीटर, मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये a, ये साइड a, ये साइड b, ये साइड c। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करोगे तो तुमको क्या आएगा? s का वैल्यू। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला हमको 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाए हुए। ऐसा ट्रायंगल जिसके 3 साइड दिए रहते हैं, हाइट और बेस नहीं पता होता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि हमारा जो x एक्सिस और y एक्सिस होता है ना, वो एक दूसरे को हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यानी ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है अगर, तो मुझे हाइट फाइंड कर सकता हूँ मैं डिस्टेंस फार्मूला से, मैं बेस डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं फार्मूला यही वाला यूज़ करूँगा, ये वाला यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको क्या चाहिए? हाइट चाहिए, जो कि क्या है? OB। ठीक है, OB का डिस्टेंस हमको नहीं पता, लेकिन कोऑर्डिनेट्स पता है 0,6 और 0,0। तो वही डिस्टेंस OB फाइंड करूँगा मैं। डिस्टेंस OB क्या होगा मेरा? रूट ऑफ, समझो ये x2 है, इसको x1 y1 ले लो इधर। ठीक है, तो 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा। ठीक है, प्लस 6 माइनस 0 6 ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा डिस्टेंस OB क्या हो जाएगा? 6, और सेम हमारा डिस्टेंस OAB क्या होगा? 6 ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ना, 0 से लेके ओरिजिन से लेके x एक्सिस तक का डिस्टेंस क्या है? 6 है, तो OAB हम लोग का क्या होगा? 6। अब मुझे हाइट आ गया, बेस आ गया, मैं इसमें फॉर्मूला में पुट करूँगा तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36। ठीक है, हाफ इंटू 36 इज 80। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, जो हमको क्या करना था? फाइंड करना था।
समझ में आया? तो क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है, बस इसलिए ये सम यहाँ पर आ रहा है, वरना ये टोटली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सम है। समझ में आया? ठीक है। तो नेक्स्ट सम अपना किसका है? कंस्ट्रक्ट अ वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ये सम 3 मार्क के लिए बहुत सारे क्वेश्चन में पेपर में पूछता है। 2017, 18, 19 का पेपर उठा के देख लो, एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको क्या दिया रहता है, एक कंडीशन दी रहती है, जिसके बेस पे आपको क्या करना होता है, वर्ड प्रॉब्लम बनाना होता है। खुद से आपको क्वेश्चन बनाना है और फिर खुद आपको सॉल्व करके भी बताना होता है। ये हमको क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो सुन लो आप ध्यान से। कंस्ट्रक्ट अ वर्ड प्रॉब्लम ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यहाँ बोला हुआ है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का ही सम बनाना है। क्वाड्रेटिक का होगा तो वो बोल देगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इन 2 वेरिएबल और ब्रैकेट में ऑन एज, रुपीज़, मीटर, स्पीड एटसेट्रा। जो भी हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं अब तक, एजेस, स्पीड, फिर टाइम वगैरह, जो कुछ भी आप यूज़ करना चाहो, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एज पर ही जाओ हमेशा। ठीक है, आगे। सो दैट द वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल विल बी 18। यहाँ पे हमको बोला हुआ है कि एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल होने चाहिए एक्स और वाई, 2 में से एक वेरिएबल का वैल्यू आपको क्या किया हुआ है, बताया हुआ है कि एक वेरिएबल का वैल्यू कितना है, 18 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को जो भी सॉल्व करना है, तो समझो हमारे x का वैल्यू कितना है, 18 है, y का वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे हमको y का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हम लोग खुद से इक्वेशन सॉल्व करने से पहले y का वैल्यू हम लोग गेस करेंगे, उसके बाद अपना इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिंपल इक्वेशन कैसे स्टार्ट होगा, हम एज लेंगे हमेशा, क्योंकि वो ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, समझो 2 लड़के हैं, रोहित और रामू। ठीक है, 2 नाम ले लेते हैं, रोहित और रामू। तो क्या लिखेंगे, लेट रोहित एज बी x years and रामूज एज बी y years। ठीक है, रोहित जो है वो x साल का है और रामू जो है वो कितने साल का है, y साल का है। ठीक है, अब ये हम लोग ने x और y का वैल्यू ले लिया। हमको पता है कि x का वैल्यू कितना है, 18 है। सपोज अगर मैं क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करता हूँ कि दोनों के एज का सम कितना होगा, 28 ले लिए सपोज। क्यों? क्योंकि ये 18 है, तो इसका कितना होना पड़ेगा, 10, तब जाके मैं ऐड करूँगा तो 28 आएगा। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन बना रहा हूँ, ऐसे स्टार्ट करेंगे, सम ऑफ रोहित एंड रामूज एज इज 28। ठीक है, अगर मैं ये फर्स्ट अपना कंडीशन ले रहा हूँ कि दोनों के एजेस को मैं ऐड करूँगा तो मुझे आंसर कितना आएगा, 28, क्योंकि मैंने पहले से पकड़ के चला हूँ ना कि x 18 है और y कितना है नहीं पता, तो y का वैल्यू 10 ले लो। ठीक है, अगर y का वैल्यू हमने 10 ले लिया है तो दोनों को मैं ऐड करूँगा तो मुझे 28 आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 28। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू माई कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो दूसरी चीज़ लेंगे, यहाँ पे हमारा दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन हमको पता है कि ये कितना है, 18 और ये हमारा 10 है। ये हमारा सारा क्या है, रफ वर्क है। हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन के बाद हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो भी ऊपर लिखूंगा मैं वो पूरा हमारा क्या है, रफ वर्क है, ये आपको रफ में करना है, ये आपके सम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो चाहिए तो मैं यहाँ से मिटा करके यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे लिख लेता हूँ कि x का वैल्यू मेरा कितना है, 18, और y का वैल्यू मैं 10 अज्यूम करके चल रहा हूँ। अब समझो, अब यहाँ पे हमने एक बार जो है ना एडिशन ले लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट, कि अगर मैं रोहित के एज को 10 टाइम्स करूँ तो मुझे आंसर क्या आएगा, 180, और अगर रामू के एज को 18 टाइम्स करूँ तो मुझे आंसर क्या आएगा, 180। ठीक है, तो अब मैं कंडीशन क्या बनाऊंगा, इफ 18 times Ramu's age is equal to 10 times Rohit's age। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये रोहित के एज का 10 टाइम्स इज इक्वल टू रामूज के एज का 18 टाइम। तो फाइंड द
फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमने सेकेंड कंडीशन लिखा है उसका इक्वेशन बना के देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन के हिसाब से हमारा क्या होगा, रामू के एज में हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, 18। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा 10 टाइम्स रोहित एज। ठीक है, ये हमारा सेकेंड कंडीशन है। अब क्या करेंगे, हम इसको वहाँ पे ले लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा 10x माइनस 18y इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, 5x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 2 है, ये नहीं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हमारा ये हो गया 5x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 140। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 2। 3 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो लिख लेते हैं पहले 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 140, और ये क्या है 5x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। अब इसका साइन सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा 14y, और ये तो 140 रहेगा। तो y इज इक्वल टू 140 अपॉन 14, y इज इक्वल टू 10। तो देखो, जो भी हम लोग ने कंसीडर किए थे y का वैल्यू 10 वो आ रहा है, मतलब अपना इक्वेशन सही बना था और हम लोग ने सॉल्व भी सही किए। लेकिन ये सारा हमारा क्या है, रफ वर्क है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28 है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 28 माइनस 10, x इज इक्वल टू 18। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा 18 हमने कंसीडर किए थे, जो हमको क्वेश्चन में खुद बोला हुआ था कि एक आंसर तुम्हारा 18 आना चाहिए। तो एक आंसर 18 आ रहा है, एक आंसर हमारा 10 आ रहा है। तो जो हमने क्वेश्चन जो हमने फॉर्म किया और उसको सॉल्व किया, उसका आंसर राइट है। समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि ऐसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर तुमको ना एक वेरिएबल का वैल्यू दिया रहता है और तुमको क्वेश्चन फ्रेम करना रहता है। तो हमेशा यही कंसीडर करना, पहले उन दोनों को ऐड करके कुछ ले लेना, फिर उनका प्रोडक्ट करके कुछ ले लेना। एक बार ऐड करना है, एक बार प्रोडक्ट को इक्वल बताना है और इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, चलो अब अपना फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है। और दूसरा इक्वेशन दिया है bx इज इक्वल टू ए वाई प्लस ए प्लस बी, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन हमको दिए हुए जो कि दोनों लीनियर इक्वेशन है। हमको क्या बोला हुआ है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है जहाँ पर a और b दोनों ही 0 नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमको बोली हुई है। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या बोला है, x और y का वैल्यू फाइंड करने बोला है, ना a 0 है ना b 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते थे अगर हमको इनकी वैल्यू पता होती तो, लेकिन हमको इनकी वैल्यू पता है क्या, नहीं। तो हम यहाँ पे ना क्रेमर्स रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, इसको हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग, किससे कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी से। तो हमारा x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, a का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, a1 का a आ रहा है, b1 का वैल्यू b आ रहा है और c1 का वैल्यू आ रहा है a माइनस b। ठीक है, दूसरे इक्वेशन के लिए ये हमारा जो दूसरा इक्वेशन है bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, इसके लिए हमारा a2 का वैल्यू आ रहा है b, b2 का वैल्यू आ रहा है माइनस a और c2 का वैल्यू आ रहा है a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले यूजिंग क्रेमर्स रूल
ठीक है। क्रेमर्स रूल क्या बोलता है, D इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2, है ना। तो यहाँ पे हम लोग A1 A2 B1 B2 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, A1 का वैल्यू हमारा क्या है A, A2 का वैल्यू है B, B1 का वैल्यू है B और B2 का वैल्यू है -A, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -A² और हो जाएगा -B², ठीक है। ये हमारा D का वैल्यू आ गया। उसके बाद क्या फाइंड करते हैं हम लोग, dx का वैल्यू। dx का वैल्यू क्या रहता है, a की जगह पे हमारा आ जाता है C1 C2 B1 B2, ठीक है। तो C1 क्या है हमारा a माइनस बी, ये हमारा a प्लस बी और ये b और -a एज इट इज़। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय -a माइनस b इंटू a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, है ना। तो क्या देगा ये हमको, ये देगा -a², इससे मल्टीप्लाई करेंगे और +ab, ठीक है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -ab और -b², यहाँ पे ये प्लस था तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, इसका वैल्यू हमें आएगा -a² -b², ठीक है। ये किसका वैल्यू है हमारा, dx का वैल्यू। आगे हम लोग dy का वैल्यू फाइंड करेंगे। dy का वैल्यू कैसे फाइंड होएगा, a1 a2 अपनी जगह पे वापस, यहाँ पे आएगा C1 C2, ठीक है। a1 का वैल्यू क्या है हमारा a और b1 a2 का है b, ठीक है। C1 C2 क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी। इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा a इंटू a प्लस बी माइनस a माइनस बी इंटू बी, ठीक है। मल्टीप्लाई करो a² प्लस ab, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये इससे होगा तो प्लस b² हो जाएगा। क्यों प्लस b² हो रहा है, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होएगा ना, तो ये माइनस से हो जाएगा, तो -ab और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस भी हो जाएगा तो प्लस b², ठीक है। अब यहाँ पे ये और ये वापस से कैंसिल, a² प्लस b², ये किसका वैल्यू है, dy का। अब हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे। x का फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन d, तो dx क्या है हमारा -a² -b² अपॉन d का वैल्यू क्या आया था, -a² -b²। देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर टोटली सेम है, तो कैंसिल करके आंसर क्या आएगा हमारा 1, ठीक है। उसके बाद y का वैल्यू पुट करेंगे, dy अपॉन d, क्या है ये a² प्लस b² अपॉन -a² -b²। अब यहाँ पे देखो ये सेम नहीं है तो कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, a² प्लस b² एज इट इज़, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या होगा, a² प्लस b², तो ये और ये कैंसिल, बचा क्या, -1, मतलब y इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से हमको ये इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये भी आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। नेक्स्ट सम, 6th सम अपना क्या है, देखो ध्यान से सुनना। इफ़ 3,1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स, ठीक है। 3,1 जो है क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ, ये कौन सा सम है हमारा, 6th सम है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है हमको, 3,1, यानी 3,1 जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दो लाइन जो है ना वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, जो कि हम लोग का कौन सा सम है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड वाला सम है। जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जहाँ पर हमारा दोनों लाइन इंटरसेक्ट होता है वही हमारा x, y का वैल्यू होता है ना। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ नथिंग बट x, y, ये हमको पता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ax प्लस by इज इक्वल टू 7, ax प्लस by इज इक्वल टू 7, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है bx प्लस ay इज इक्वल टू 5, bx प्लस ay इज इक्वल टू 5। ये हमारे दो इक्वेशन है जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 3,1। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। अब जाहिर सी बात है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब x और y की वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पुटिंग
वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 3a प्लस वाई इज इक्वल टू 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 1 इंटू वाई ए 5, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 3b। ठीक है, लिख सकता हूँ ना मैं उसको a प्लस 3b, क्योंकि कुछ भी माइनस नहीं था तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 3b। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या लिखूँगा मैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 3, तो वो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 9b इज इक्वल टू 15। ये हो गया इक्वेशन 5 और 3 को क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 3, तो क्या आएगा, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7, और ये आएगा 3a प्लस 9b इज इक्वल टू 15। सब्ट्रैक्ट करेंगे सबकी साइन, माइनस 3a कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 8b, और ये हो जाएगा माइनस 8, तो b इज इक्वल टू 1 आ गया, माइनस 8 अपॉन माइनस 8 1 हो जाएगा। फिर b का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, समझो 3 में पुट किए। ठीक है, पुटिंग b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, तो क्या होगा, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन है। 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 3a इज इक्वल टू 7 माइनस 1, 3a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 डेट इज 2। तो यहाँ पे हमारी b की वैल्यू आएगी 1 और a की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, ईजी सम था। ठीक है, 7th सम देख लो यहाँ पे क्या है हमारा, द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल x एंड y। ये जो 3 डिटर्मिनेंट है ना, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हमको मिल रहा है कब, जब 2 इक्वेशन को हम क्रेमर्स रूल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तब। ठीक है, इक्वेशन हमको नहीं दिया हुआ है, हमको सीधा दिया हुआ है कि d का वैल्यू ये आएगा, dy का वैल्यू आएगा, d का वैल्यू ये आएगा, dx का वैल्यू वो आएगा। ठीक है, और हमको लीनियर इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोला है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -4। यानी हमको सॉल्यूशन भी दिया है कि x इज इक्वल टू -1 आएगा और y इज इक्वल टू -4। ये सारी चीज़ें हमको क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन स्टार्ट कैसे हुआ है कि डिटर्मिनेंट्स हमको दिए हुए हैं, ठीक है, जो कुछ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आएंगे। लीनियर इक्वेशन हमको नहीं बताया हुआ है, फिर हमको x और y का वैल्यू भी बता दिया है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे a आ रहा है, ये a है, और ये पे b आ रहा है। तो a और b का वैल्यू हमको फाइंड करना है, और उसके साथ हमको क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल साइमल्टेनियस इक्वेशन भी फ्रेम करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम dx का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, dx का वैल्यू कैसे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमको आएगा 44, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -9a, ये हमारा a है। तो 44 - 9a किसका वैल्यू है, dx का। आगे dy का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 9 3 ज़ा 27, ये हो जाएगा -11b, जो कि हो जाएगा +11b, है ना, क्योंकि बीच में माइनस की साइन ऑलरेडी आती है। तो ये हमारा dy हो गया। d का वैल्यू क्या आएगा, -12 और -14, दैट इज़ -26, सॉरी -26। तो d का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, -26। अब हमें x और y का वैल्यू दिया हुआ है, तो x का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला होता है dx अपॉन d। x का वैल्यू है -1, dx का वैल्यू क्या है, dx का वैल्यू है 44 - 9a अपॉन d का वैल्यू हमको क्या आया, -26। ठीक है, अब ये -26 को मैं यहाँ पे लेके जा करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा +26, 44 - 9a। ठीक है, ये 44 यहाँ पर आकर के माइनस हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -9a। याद रखना, माइनस की साइन हमेशा तुम लोग छोड़ देते हो, तो -9a आएगा। ठीक है, अब 26 - 44 कितना होता है, -18 इज इक्वल टू -9a। तो
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा -9 यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो -18 अपॉन -9 इज इक्वल टू a, दैट इज a इज इक्वल टू 2। ठीक है, 9 1 जा 9, 2 जा माइनस माइनस कैंसिल, तो a इज इक्वल टू हमको क्या आ गया 2 आ गया। उसके बाद यही सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे y के लिए फाइंड करेंगे। अब y का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। तो क्या होगा dy का वैल्यू हमको क्या आया है 27 प्लस 11b अपॉन -26 और y का वैल्यू हमको दिया हुआ है -4। फिर ये यहाँ पे जाकर के -4 से होगा मल्टीप्लाई, ठीक है 11b। तो यहाँ पे हमको आंसर आएगा 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 2 जा 8 9 10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया 27 प्लस 11b। ठीक है, ये 27 को हम यहाँ पे लेके आकर के माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 104 माइनस 27 इज इक्वल टू 11b। 104 माइनस 27 इज 77 इज इक्वल टू 11b। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ 77 अपॉन 11 इज इक्वल टू b, जो कि मुझे देगा आंसर 7। ठीक है, 11 1 जा 11 7 जा, तो b इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, a और b इक्वेशन का a और b फाइंड करना। अब उसके बाद क्या बोला है कि इक्वेशन भी फॉर्म करो। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, अब इक्वेशन कैसे होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू सी, जो भी है। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर हमको a का वैल्यू पता है क्या है 2 है, लेकिन ये आप देख सकते हो मैं अगर d को कंपेयर करूँ किससे, d क्या होता है हमारा a1 a2 b1 b2 होता है। ठीक है, तो a1 क्या है मेरा 3 है, तो पहला इक्वेशन जो बनेगा वो मेरा क्या बनेगा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। तो a1 क्या है मेरा 3 है, मेरा a1 है, तो ये हो जाएगा 3x, ये मेरा b1 है, ये हो जाएगा 2y। c1 क्या है मेरा, अब देखो dx में भी तो c आता है, यहाँ पे c1 और c2 आता है, तो c1 क्या है मेरा -11, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आएगा -11। दिस विल बी आवर इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या आएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू, तो ये मेरा a2 है ना, a2 b2 रहेगा, तो a2 क्या है मेरा 7x प्लस b2 मेरा क्या है -4y इज इक्वल टू, c2 कहाँ पे देखूंगा मैं, यहाँ पे 9 है, तो मेरा ये हो जाएगा इज इक्वल टू 9। दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे ये हमारा 2 आंसर और ये हमारा 2 आंसर कंप्लीट करेगा हमारे पूरे 3 मार्क्स का सम। समझ में आया? तो ये सारे हमारे हॉट्स के टाइप्स ऑफ सम थे जो बहुत ही अलग थे, जो आपने कहीं पे देखा भी नहीं होगा, ना टेक्स्ट बुक में ना कहीं और पे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको 2 क्वेश्चंस और ऐसे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा, और एक टेक्सचुअल क्वेश्चन है जो आपने प्रॉब्लम सेट में सॉल्व किया होगा, उसी तरह एक और क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर वैल्यूज़ थोड़ी सी अलग है जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकती है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं वो 2 क्वेश्चन डाल दूंगा। ये 7 क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किया हूँ ये भी डिस्क्रिप्शन में है क्वेश्चंस, और उसके बाद 8 और 9 सम जो है वो आपके लिए होमवर्क है, आप सॉल्व करो। उसके बाद अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट करो, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन भेज दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।